जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई भाजपा इस बार हरियाणा में सरकार नहीं बना रही है, वो क्यों बात कर रहे थे। और एक सवाल जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, काफ़ी चर्चित भी हो रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में अगर ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, तो फिर आखिर हरियाणा में किसकी जीत हुई है। इसका भी जवाब आ गया है दरअसल, इसीलिए मैंने इस बात को सबसे पहले उठाया है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक आरोप लगाया है। ऑब्वियस सी बात, देखिए एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है कि जब भी कांग्रेस की पार्टी कहीं पर हारती है तो वहां पर उसको कोई ना कोई आरोप लगाना होता है, क्योंकि उसको समस्या रहती है कि भाई यहां पर अगर हम हारे हैं तो ये हम जनता के कारण नहीं हारे हैं, जनता के अविश्वास से नहीं हारे हैं, बल्कि हम भाजपा के किसी ना किसी षड्यंत्र के कारण हारे हैं। ऐसा इनका हमेशा का एजेंडा रहता है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि भैया हरियाणा के नतीजे बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। कई जिलों से गंभीर शिकायतें आई हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और ज़मीनी स्तर पर हमने जो देखा उससे बिल्कुल विपरीत है। अब इस बारे में इनसे कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई अगर आप जिस ज़मीनी स्तर की बात कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बता दो तो शायद ठीक रहेगा। भाई क्या आपका ज़मीनी स्तर अपने बंगले तक सीमित था? क्या आप वाकई में वोटरों के बीच में गए, या आप सिर्फ स्टेज से लोगों को संबोधन देने में और ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने में ही मगन रहे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि भारतीय चुनाव कभी भी ट्विटर के ऊपर नहीं जीते जाते हैं, ट्विटर के कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं जीते जाते हैं। तो उस चीज को लेकर क्या एक क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे कि इनकी जमीनी हकीकत जो ये बोल रहे हैं वो आखिर कहां तक थी? इसके आगे इन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं और जल्दी ही हम औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब ये कितनी बार देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस कहीं पर जीत जाए और भाजपा वहां पर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करे कि नहीं भैया ईवीएम हैक हो गई है, या इलेक्शन कमीशन ने कोई गड़बड़ी करी है, या यहां पर तंत्र जीत गया है, लोकतंत्र हार गया है। मुझे भाजपा वाले इस तरह की हरकतें करते हुए दिखाई देते नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले जब जब कहीं कहीं हारते हैं, मतलब अभी आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जैसे ही भाजपा की जम्मू कश्मीर में हार हुई है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है हार को स्वीकार करते हुए। लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा है? आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है कि नहीं भैया यहां पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। जयराम रमेश ने कहा है कि हम 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था, कई सीटें ऐसी हैं जहां हम हार ही नहीं सकते थे। मतलब आप समझिए कि हम हार ही नहीं सकते थे। क्या इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर शायद कहा है कि आपको कभी कभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, वरना चीज़ें आपके लिए बिगड़ भी सकती हैं। इन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसी जगहों पर हारे जहां पर कि हम हार ही नहीं सकते थे। नतीजे इमोशंस के काफ़ी खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर ने स्पष्ट जनादेश दिया है। मतलब यहां पर आप हिपोक्रेसी देखिए। हरियाणा में बहुमत भाजपा को मिला है तो भैया उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, और जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बिल्कुल बहुमत मिला है तो वो जनादेश हो गया। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अब काम करेंगे, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि हरियाणा के मामले में पूरी दोपहर ईसीआई के कांटेक्ट में रहे। 3 जिलों में मतगणना को लेकर इनके पास में गंभीर शिकायतें भी आई। ये इन्फॉर्मेशन एकत्रित इन्होंने कहा है कि हम करेंगे कि भाई क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, किस तरीके से हुई हैं। जयराम ने कहा कि ये लोगों की इमोशंस के खिलाफ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध जीत है। ये लोगों की इच्छा के विरुद्ध है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध जीत है। हिसार, पानीपत, महेंद्रगढ़ समेत 4 जिलों में मतगणना प्रक्रिया बाधित हुई। 12 से 14 सीटों पर गंभीर सवाल उठ गए हैं, और उम्मीदवारों के द्वारा जहां मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। मतलब वही सब बातें जो इनकी हर बार चुनाव हारने के बाद में रहती हैं, वही सब बातें शुरू हो चुकी हैं कि भैया कहां पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को खराब कर दिया। वो सारी बातें अब शुरू हो गई हैं। लेकिन बीजेपी की हरियाणा में इस अप्रत्याशित जीत से जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही है कि हरियाणा में दलित वोटरों ने आखिर किस तरीके से भाजपा को इस जीत को दर्ज करने में बड़ी मदद करी है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। जो एक पूरी बड़ी पिक्चर प्रोजेक्ट करी जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, उस इमेज को तोड़ा, और उस इमेज को तोड़कर कैसे इस चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में लाए, बल्कि सिर्फ पक्ष में नहीं बल्कि पिछली बार से भी बेहतर लाए हैं, वो जरूर एक सोचने वाली बात है। तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के बीच में सत्ता को लेकर जो एक पूरा माहौल बना हुआ था कि सत्ता में हम वापस आएंगे ही,
एग्जिट पोल्स ने भी इसको लेकर कुछ कुछ बात करी थी, लेकिन चुनाव नतीजों ने तो कांग्रेस नेतृत्व को तक के सपनों को भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। लिटरली यहाँ पर यही कुछ सुनने को मिल रहा है। जरा सोचकर देखिए कि अशोक तंवर ने आखिर क्या सोचकर घर वापसी का फैसला लिया होगा। कांग्रेस छोड़कर पाला बदलते बदलते वो बीजेपी में पहुंच चुके थे। एक दिन दोपहर में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे और शाम तक वो कांग्रेस में चले गए थे। ये एक आइकॉनिक बात थी। कल्पना कीजिए कि अशोक तंवर पर क्या इस समय बीत रही होगी। क्या अशोक तंवर की तकलीफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी से अब कम हो जाएगी? कुमारी सैलजा की तो तकलीफ जरा अलग किस्म की हो सकती है। फिलहाल वो थोड़ी राहत भी महसूस कर रही होंगी और हो सकता है कि अशोक तंवर भी कुमारी सैलजा वाली फीलिंग लाकर खुद को इस समय तसल्ली दे दें। कुमारी सैलजा और अशोक तंवर दोनों का कॉमन दुख है, एक ही दुश्मन है हुड्डा परिवार। 2014 में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन 2019 आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन पार्टी पर काबिज तो हो ही गए थे। लेकिन हार की हैट्रिक लगा चुके हुड्डा को अब भी आला कमान के किसी भी फैसले को फेस करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके लिए अभी काफ़ी देर है। तो अगर हम मुद्दे की बात करें और समझें कि हरियाणा में दलित समुदाय ने कांग्रेस से आखिर कैसे इस पूरी की पूरी जीत को खींच लिया, तो शायद वो सही रहेगा। सबसे पहली बात तो यही उठती है कि दलित जाट हिंसा के पुराने जख्मों को बीजेपी ने किस तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग किया। तो देखिए 2005 में गोहाना में दलित जाट संघर्ष हुआ था, और वैसे ही 2010 में मिर्चपुर में हुआ था। दोनों घटनाओं में अंतर जरूर 5 साल का था, लेकिन दोनों बार दलितों के घर ही जलाए गए थे। मिर्चपुर में एक बच्ची और एक बुजुर्ग को भी वहां पर खत्म किया गया था। उसी गोहाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी को ठगने का ही सिर्फ काम किया है। मोदी ने अपनी स्टाइल में समझाया कि 2014 से पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। हुड्डा की सरकार में शायद ही कोई साल रहा हो जब इस तरह की घटनाएं ना हुई हों। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने चुनावी रैलियों में इन घटनाओं का बार बार जिक्र करते हुए इन चीज़ों को सबके सामने लाकर रख दिया। और फिलहाल चुनावी नतीजे यही बता रहे हैं कि बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हुई और कांग्रेस को इस बात की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब इस समय हम लोग कांग्रेस के फोकस की अगर बात करें तो कांग्रेस का फोकस जाट और ओबीसी की तरफ इस समय ज़्यादा रहा है ना। तो यहाँ से भी कांग्रेस ने एक बहुत मियर सा पॉइंट छोड़ दिया कि भाजपा आखिर क्या रणनीति बना रही है। दरअसल हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, और सूबे की 20 से 25 सीटों पर दलित वोट बैंक का दबदबा पूरी तरीके से माना जाता है। हरियाणा में करीब 20% दलित माने जाते हैं और कुल आबादी में से 40% पिछड़ों की हिस्सेदारी में आता है। लेकिन हरियाणा की 18 से 20 सीटों पर ही ओबीसी वोटर का सीधा असर रहता है। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नेता नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक बड़ी वजह यही थी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने भी पिछड़े वर्ग के 20 उम्मीदवारों को उतारा था। जब वोटर का हरियाणा की 35-40 सीटों पर प्रभाव, जाट वोटर जो हैं उनका हरियाणा की 35 से 40 सीटों के ऊपर प्रभाव माना जाता है, जिनकी आबादी करीब 27% है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे थे। कांग्रेस के साथ मुश्किल यह हुई कि 2014 में जाट आईएनएलडी के साथ चले गए, जबकि 2019 में जेजेपी के साथ, और इस बार वे कांग्रेस का रुख करने के बजाय बीजेपी की तरफ लामबंद होते हुए दिखाई दिए। और इसी बात को कांग्रेस भांप नहीं पाई कि कहाँ की हवा कहाँ चल रही है। और आपको दिखा होगा योगेंद्र यादव जो थे वो भी एक भाषण में कहते हुए सुनाई दिए थे कि भैया कांग्रेस की सिर्फ आंधी नहीं, तूफान नहीं, बल्कि सुनामी आने वाली है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है पूरा पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। खैर, दलित समुदाय ने कुमारी सैलजा की नाराजगी भी भांप ली और कांग्रेस से उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया। देखिए, बयान बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और सैलजा जी के जो बयान थे वो इस बात की पूरी बानगी दे रहे थे। दरअसल कुमारी सैलजा का दलित आबादी में वैसा जनाधार ना हो जैसा जाटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, लेकिन कुमारी सैलजा की नाराजगी सामने आने के बाद दलित समुदाय का कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। मौका देखकर कांग्रेस के विरोधियों ने कुमारी सैलजा को अपने पास बुलाना शुरू किया। बीएसपी की तरफ से पेशकश तो की गई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने की तक सलाह दे डाली थी। विधानसभा का टिकट ना मिलने से नाराज होने के बावजूद कुमारी सैलजा ने राजनीतिक बयान दिया। सैलजा कांग्रेस में थी, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगी। कांग्रेस मेरा कमिटमेंट है, कांग्रेस मेरी विचारधारा है और कांग्रेस ही हमारा नेतृत्व है, लीडरशिप है। ये बयान उन्होंने खुद दिया था। कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना भी काम नहीं आया। बीएसपी के युवा नेता आकाश आनंद तो राहुल गांधी को दलितों के प्रति गद्दार और मल्लिकार्जुन खड़गे को चापलूस तक बता डाले। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर उनके बयान को लेकर भी बीएसपी ने काफी खरी खोटी सुनाई थी।
तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नेगेटिव पॉइंट ही सिद्ध हुई। इसके अलावा बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद के कैंपेन ने दलित वोटरों को भी एक विकल्प और दे दिया था वोटों को काटने का। दरअसल मायावती भले ही लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर हमलावर दिखी हो, लेकिन भीम आर्मी नेता ने भी कांग्रेस की ही जड़ें खोदने का कहीं ना कहीं काम किया है। हरियाणा में बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनावी गठबंधन कर रखा था। आईएनएलडी के साथ चुनावी गठबंधन कर बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और जेजेपी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी करीब 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। नतीजों से तो मायावती या चंद्रशेखर का हरियाणा के दलित वोटरों पर कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवारों को थोड़े से वोटों के अंतर से जीत के लिए जूझना पड़ रहा है, उसमें बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी की भूमिका साफ तौर पर दिख रही है कि भाई यहाँ पर थोड़े बहुत ही सही, लेकिन अगर वोट कटे हैं तो उसका पूरा पूरा नुकसान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस को ही हुआ है। कांग्रेस अपने 50% वोट को लूज कर गई है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस कितनी ज़्यादा संघर्ष कर रही है इस समय हरियाणा में, क्योंकि ये नतीजे हरियाणा ने कहीं से कहीं तक सोचे नहीं थे कांग्रेस ने कि भाई वहाँ पर इस तरह के कुछ नतीजे आ पाएंगे। इस समय पर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखें तो 48 सीटों के ऊपर अभी भी आगे चल रही है बीजेपी। 41 तो इनमें से वो जीत चुकी है। लास्ट टाइम याद रखिएगा 40 सीटें इन लोगों ने जीती थी और 40 सीटों के मुकाबले इस बार ये उससे आगे ही बढ़ रही है। वहीं अगर हम लोग जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर में 29 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, पिछली बार से 4 सीटें ज़्यादा ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 42 सीट्स पर काबिज हुई है और ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोगों का जो एक विचारधारा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई वहाँ से 370 जो हटाई गई उसके खिलाफ ये वोट हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 370 को हटाना एक इंडिया का कंसेंट था, ना कि कश्मीर का, क्योंकि 1947 में 2 देश ऑलरेडी बन चुके थे। एक देश बना था, बाद में वो 2 देशों में विभाजित हो गए। तो जिन लोगों को वहाँ पर जाना था वो जा चुके हैं, बाकी जो यहाँ पर हैं वो सब भारतीय ही हैं, उनसे कोई अलग नहीं है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग इन चुनावी नतीजों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।